हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूमेरिकल वाली दीदी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स और करेंगे फॉर्मूलाज को रिवाइज। एंड जैसा कि आप जानते हो कि ये एक वन शॉट वीडियो है, तो इसमें हम इंडेक्स्ड और बैक एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। तो वर्क डन, जो हमें पहला फॉर्मूला पढ़ना है वो है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की होगी क्या? मीटर। तो वर्क डन की क्या हो गई? न्यूटन मीटर या फिर जूल्स। एक बात याद रखना कि वर्क इक्वल टू एनर्जी है, ठीक है? ये बात आप याद रखना। और इसके साथ आपको क्या याद रखना है? 1 किलो जूल इक्वल टू कितना होगा? 1000 जूल्स के बराबर। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखेंगे। तो अब मान लेते हैं पहले केस में कि हमारी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, ठीक है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। जब तब क्या होगा? फोर्स भी इधर लगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इसी साइड है। तो क्या यहाँ पे कोई एंगल बन पा रहा है? 0 डिग्री एंगल बन पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कोई नेगेटिव साइन लगाने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जब हमारा सेम डायरेक्शन होगा फोर्स का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी, तब हम क्या होगा? वर्क इक्वल टू एफ हो जाएगा विदाउट एनी साइन, यानी कि नेगेटिव साइन, विदाउट एनी नेगेटिव साइन। और यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा? 0 डिग्री। अब यही केस मान लेते हम कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है? ऑपोजिट। फोर्स इधर की साइड है और मान लो डिस्प्लेसमेंट इस साइड है। ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब इन दोनों का आपस में एंगल कैसा बन पा रहा है? इन दोनों का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल कैसा बन पा रहा है? ये देखो ऐसे। कितना एंगल है ये? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। अब किसी एक साइन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू माइनस एस मान लेते हैं। तो क्या हो गया? माइनस एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला अब मैंने बोला कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल मेरा 180 डिग्री बन रहा है और मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है? माइनस एफ एस। थर्ड केस जिसमें कि नो चेंज इन पोजीशन है, आपकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आया, आपने फोर्स लगाई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है? तो उस केस में क्या बनता है? मान लो ये दीवार है, ठीक है? आपने फोर्स लगा दी या किसी कुछ भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा दी, लेकिन आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी प्लेस से नहीं हिल रहा है, तो वहीं रह गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। यहाँ पे देखो एंगल क्या बन रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क क्या बन जाता है? 0, ठीक है? और यही हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है। क्या पढ़ी हमने वर्क की डेफिनेशन? कि वर्क हम जब ही मानेंगे जब हमारी फोर्स तो लग रही है लेकिन साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, तब हम वर्क मानते हैं। पढ़ा है ना ये हमने, इसकी डेफिनेशन में ही यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये कब होगा?
जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, when object starts from stationary position, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है स्टेशनरी पोजीशन से। स्टेशनरी पोजीशन का क्या मतलब हुआ, u इक्वल टू 0। इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, के का एक्चुअल फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन जब हमारा स्टेशनरी पोजीशन हो जाएगी, स्टेशनरी पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे, तब हमारी u की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। u की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और बस इतना हमारा फॉर्मूला बच जाएगा। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। m हमारा मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट। अब मैकेनिकल एनर्जी me क्या होता है, pe प्लस के ई, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्मूला करना है हमें पावर का, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या है, जूल्स, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड्स। तो पावर की यूनिट क्या बन गई, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, ठीक है, W, कैपिटल W। और इसमें भी हमें पढ़ना है कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट्स के बराबर होगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। बस ये हमें फॉर्मूलाज इस चैप्टर के रिवाइज करने थे। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। हमें दिया है फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बात याद रखना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, यानी कि एंगल क्या है, 0 डिग्री, और साइन कौन सा लेना है हमें, पॉजिटिव। तो वर्क इक्वल टू F इंटू एस। F क्या दिया हुआ है हमें, 5 न्यूटन, और S क्या दिया है हमें, 2 मीटर। तो 5 इंटू 2, तो वर्क क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर या फिर 10 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लगेज का वेट दिया है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, अब हमें क्या नहीं दिया, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे फोर्स नहीं दे रखी, डिस्प्लेसमेंट तो हमें समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 1.5 मीटर, लेकिन फोर्स तो हमें नहीं दी हुई। हम फोर्स कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी एक्ट कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटी वाली, ठीक है। तो m की वैल्यू 15 दे रखी है, इनटू में 10। अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ था मुझे कि आप 9.8 पुट करो या फिर 10 पुट करो, तो मैंने अपनी आसानी के लिए 10 वैल्यू ले ली, किसकी, g की। तो यहाँ से फोर्स निकल गई, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे यूनिट लगा लेना, क्या हो जाएगा, जूल्स। इसका आंसर आएगा 225 joules. An object of mass 15 kg is moving with uniform velocity, velocity दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा व्हाट इज के ई, तो हमने पढ़ा है के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मास दिया है हमें, यहाँ पे हमें मास दिया है 15, और v की वैल्यू क्या दी है, 4 इंटू 4।
आंसर क्या बन जाएगा 120 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ कार की इंक्रीज करनी है 30 से 60। इफ मास ऑफ कार, और उसके मास दिया हुआ है 1500 kg। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, मास दिया हुआ है केजी में है, हमें यू दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है इसको हमें चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको चेंज करेंगे। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 5/18 से मल्टीप्लाई 25/3 मीटर पर सेकंड। v क्या दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज कर लेंगे 60 इंटू 5/18 क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है हमसे, वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। तो वर्क डन इक्वल टू के ई, हमने पढ़ा है कि वर्क बराबर एनर्जी के होता है, वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है ना। अभी जब मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रही थी तब करा था ना। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फोर्स नहीं बताई हुई, फोर्स नहीं दे रखी है ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो भी नहीं दे रखा, लेकिन मुझे पता है कि वर्क बराबर एनर्जी के होता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वाली माइनस इनिशियल वाली। के ई का फॉर्मूला मुझे पता है, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, यानी 50/3 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू एम यू का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर। कॉमन निकाल लेते हैं, ये बचेगा हमारे पास, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। ये क्या हो जाएगा 2500/9 माइनस, और ये क्या बन जाएगा 625/9। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, हाफ इंटू 1500 इंटू ऊपर क्या बचेगा मेरा 1875/9। इसको जब मैं पूरा सॉल्व कर दूंगी मेरा आंसर बनेगा 156250 जूल्स। अब आगे सॉल्व करते हैं। एनर्जी क्या है, मुझे मास दिया हुआ है, हाइट दिए हुए और जी की वैल्यू दे रखी है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मैंने पढ़ा है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और क्या पढ़ा है पीई इक्वल टू एम जी एच। इसकी वैल्यूज मुझे दे रखी है, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगी। तो पीई इक्वल टू एम इंटू जी इंटू में एच, क्या वैल्यू, क्या आंसर आ गया मेरा 588 जूल्स। अब मुझे पीई की वैल्यू दी हुई है इक्वल टू एम की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 480 इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू एच। ये आप मुझे कमेंट में सॉल्व करके बताओगे। 2 girls each weigh 400 Newton climbs up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A, another B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds. What is power expended by each girl? पावर पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला मैंने पढ़ा, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना। यहाँ से पहले मुझे वर्क निकालना पड़ेगा, और वर्क क्या है mgh, वर्क इक्वल टू एनर्जी है ना, वर्क इक्वल टू एनर्जी पड़ा। अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर तो नहीं लगा सकती मुझे, क्योंकि h दिया हुआ है, समझ रहे हो कौन, इसीलिए मैंने mgh लगाया। अच्छा,
और अब एक और बात, क्या 400 न्यूटन क्या है? ये एक तरीके की फोर्स ही तो है, फोर्स की यूनिट पड़ी थी ना न्यूटन, तो ये फोर्स हो गया। तो mg की वैल्यू हमें 400 दी है, 400 न्यूटन, और h की वैल्यू क्या दी है? 8 मीटर्स। तो यहाँ पे गर्ल ए क्या बन जाएगा उसके लिए? पावर, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है? mgh अपॉन टाइम, है ना। तो mg की वैल्यू क्या दी है? 400 इंटू 8 अपॉन, फर्स्ट गर्ल ने कितना टाइम दिया? 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, क्या आ गया? 160 वॉट। और गर्ल बी का क्या है? क्या होगा? 400 इंटू 8 डिवाइड बाय 50, ये क्या आ गया? 64 वॉट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना था? सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपको समझनी थी? आपको पता है पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। आपको पता है वर्क क्या है? बराबर होता है एनर्जी के। और आपको पता है कि न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो ये क्या दिया मुझे? फोर्स दिया हुआ है इनडायरेक्टली। तो mg की वैल्यू क्या है? 400 न्यूटन। बस इतनी सी बात समझनी थी और उसके बाद कैलकुलेशंस करनी थी। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If height of each step is 15 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर निकाल दो। और g की वैल्यू क्या दी है हमें? 10। फिर से पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। ये वर्क किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर होता है भाई, mgh अपॉन टाइम। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। अब मुझे m दिया है, g दिया है, और h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इंटू 45 स्टेप्स, है ना। तभी तो टोटल हाइट निकलेगी। अब याद रखना क्या चीज, कि ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन हम किस में लेते हैं? मीटर्स में लेते हैं। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, तब हमारा आंसर किस में निकलेगा? मीटर्स में निकलेगा। ठीक है, अब हमारा आंसर किस में निकलेगा? मीटर्स में। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 6.75 मीटर्स। तो पावर इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम कितना था? 9। आंसर क्या आ गया? 375 वॉट्स। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है, वर्क पूछा है। अब क्या दिया है? फोर्स दिया है 140 न्यूटन, 140 न्यूटन, और कितना प्लॉ किया है हमने? 15 मीटर लॉन्ग। कितना वर्क डन हो गया? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 140 इंटू डिस्प्लेसमेंट। कमेंट करके आंसर बता दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with velocity of 5 meter per second is 25 joules. What will be ke when its velocity is double? velocity को डबल कर देंगे तो ke क्या बन जाएगी? और आगे क्या बोला? सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि अगर हम उसको इंक्रीज कर देंगे 3 टाइम्स, तब क्या बन जाएगी? हमें दिया है मास m, ke इक्वल टू 25 जूल्स, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता है के क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ से 25 इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 5 का स्क्वायर। तो मेरा मास क्या आ गया? 2 kg आ गया। ये तो मैंने मास निकाल दिया। अगर मुझे मास निकालने के लिए बोलते तो इस मेथड से, इस तरीके से मैं मास निकाल देती, लेकिन मुझसे क्या पूछा है? वेलोसिटी डबल कर देंगे तब क्या होगा? चलो ठीक है, वेलोसिटी को डबल करना यानी कि ऐसे, यही तो हुआ वेलोसिटी का डबल, 10 मीटर पर सेकेंड। तो k इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया मेरा यहाँ से? 100। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मुझसे क्या पूछा? इंक्रीज कर देंगे 3 टाइम्स, यानी कि v इक्वल टू 5 इंटू 3, क्योंकि जब 3 बार इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब यही तो हुआ। ये मैंने ऐसे लिख दिया। क्या बन गया? 15 मीटर पर सेकेंड। तब मेरी के क्या बन गई? हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, 225 जूल्स। तो ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाह रहा है? ये हमें बताना चाह रहा है कि जब भी हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो के जो हमारी इनिशियली थी या जो भी वैल्यू थी उसकी, वो कितना हो जाएगी? 4 टाइम्स। देखो 25 इंटू 4 करोगे तो 100 ही आएगा ना। तो क्या बोला? जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो हमारी के क्या बन जाएगी? 4 टाइम्स। ठीक है, जो हमारी न्यू के होगी वो क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। और वही जब हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देंगे तब क्या हमारी के बन जाएगी? 9 टाइम्स। ठीक है, 25 इंटू 9 करोगे तो 225 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला कि जब भी मैं वेलोसिटी को डबल करूंगी तो के मेरी 4 टाइम्स हो जाएगी, और जब मैं उसको 3 टाइम्स करूंगी तो के मेरी 9 टाइम्स हो जाएगी। A lamp consumes 1000 joules in 10 seconds. What is power? Power equal to work upon time. वर्क हमें दिया हुआ है क्या? 1000, और टाइम हमें क्या दिया है? 10 सेकेंड्स। इसका आंसर क्या बन गया? 100 वॉट्स। अब करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करते हैं। An object is thrown at certain angle to the ground, moves in curved path and falls back to the ground. Initial and final points of the path of object lie on the same horizontal line पे हैं. What is work done by force of gravity on the object? तो work done क्या है? Work done क्या बोला? Work done by force of gravity. क्या gravity बोल रहा है ना, तो वर्क इक्वल टू एनर्जी पढ़ा है मैंने, और एनर्जी में मैंने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक के वाला और एक पीई वाला और एक एमई वाला, काइनेटिक, पोटेंशियल और मैकेनिकल वाला, है ना। तो ग्रेविटी वाला किस में काम करता है? पोटेंशियल वाले में। हमने पढ़ा पोटेंशियल इक्वल टू mgh। अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है क्या? कोई हाइट की कोई डिस्प्लेसमेंट है? आपने फेंका, फिर ऐसे आके वापस आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन सेम प्लेन पे पड़ रहे हैं, ये बोलना चाह रहा है वो कि क्या वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट हुई? देखो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन क्या वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट हुई? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? h की वैल्यू इक्वल टू 0, और वर्क क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच, जिसकी वैल्यू 0 दे रखी है। तो क्या कोई वर्क हुआ? नहीं, 0 वर्क हो गया भाई।
तो इस क्वेश्चन में आपको इतना लंबा चौड़ा जो दे रखा है ना, सबसे पहले आपको क्या समझना था कि कौन सा फॉर्मूला लगाने की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी वाला, किसमें आता है, पोटेंशियल एनर्जी वाला। उसके बाद आपको क्या दिमाग लगाना था कि मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ये जो h होता है ये हाइट की बात करते हैं, यानी कि वर्टिकल बात कर रहे हैं। तो क्या वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या बन गई, 0। सर्टेन फोर्स acting on 20 kg mass change its velocity from 5 to 2. Calculate the work done. कितना वर्क डन हुआ है? तो हमें क्या दिया है, u की वैल्यू 5 दी है, v की वैल्यू 2 दी है, यूनिट्स लगा देंगे हम साथ के साथ। उसके बाद हमें मास दिया है 20 kg। अब हमें पता है क्या चीज, वर्क डन या फिर वर्क एनर्जी के बराबर होता है। हमने पढ़ा है एनर्जी के 3 फॉर्मूला, पोटेंशियल, काइनेटिक और मैकेनिकल। अब हमें यू वी यानी वेलोसिटीज की टर्म में बात हो रही है, तो हम कौन सा लगाएंगे, के ई इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, इनिशियल के ई हाफ एम यू का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आंसर बन गया, 250 जूल्स। और फाइनल के क्या बन गई, हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ इंटू 20 इंटू वी की वैल्यू क्या है, 2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 40 जूल्स। और वर्क डन, वर्क डन क्या बन गया, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, 40 माइनस 250 माइनस का 210 joules. A mass of 10 kg is at point A on the table. It is moved to a point B. If line joining A and B is horizontal, what is work done by gravitational force? फिर से G वाला, तो mgh लगा देंगे फॉर्मूला, है ना। तो फिर से ये बात हो गई, यहाँ पे आपने क्या करा, ये टेबल है, पहले यहाँ पे था वो, उसके बाद आप उसको इधर ले गए। ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन क्या कोई वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट है, नहीं। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि mgh, इसके हिसाब से कोई वर्क हुआ नहीं, क्योंकि h की वैल्यू 0 है, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आएगा, है ना। तो वर्क डन यहाँ पे क्या बन गया, वर्क डन इक्वल टू 0। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? Joules में कितनी है ये एनर्जी, हमें पता है क्या, यूनिट ऑफ एनर्जी 1 kWh, किलोवाट आवर्स। और हमें एनर्जी क्या दी है, 250 यूनिट्स। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैंने ऊपर फॉर्मूला में नहीं लिखवाया ये चीज, लेकिन आपको यहाँ से तो पता चल गया ना, तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो अपने लिए, या फिर अपनी जो आपने फॉर्मूला नोटबुक बनाई है अगर, तो आप उसमें लिख सकते हो इसको। और मुझे क्या पता है, 1 kWh 1 किलोवाट आवर्स कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। तो 250 के लिए कितना बन जाएगा, मैंने बोला 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई, है ना। तो 250 यूनिट्स कितने के बराबर हो जाएगी, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6,
9 इंटू 10⁸ जूल्स। जैसे हमने 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स पढ़ा है, ऐसे ही 1 यूनिट ऑफ एनर्जी बराबर है 1 kWh और 1 kWh किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के। अब आप ये कंफर्म कर लेना कि ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में है या नहीं। मुझे डाउट था तो मैंने करा दिया। अब हमें मास दिया है 40 kg, raised to a height of 5 meter above the ground. What is potential energy? PE equal to mgh, है ना? तो पहले यही निकाल देते हैं। मास क्या है? 40, g मैंने ले ली 10 और h क्या दिया है? 5। यूनिट लगा देंगे सबकी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई यहाँ से? mgh यानी कि 40 इंटू 10 इंटू 5। क्या आंसर आ गया? 2,000 जूल्स। आगे क्या बोला है? इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स ke व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। आधे रास्ते जब नीचे हो तब उसकी ke क्या है? अब हाफ वे डाउन का क्या मतलब है? हाफ वे डाउन का क्या मतलब है? जो न्यू हाइट है या फिर आधी हाइट है जो, वो क्या होगी? हाफ ऑफ ओरिजिनल हाइट, यानी कि हाफ ऑफ 5, राइट? तो 2.5 मीटर हो गई। इस हाइट पे मुझे क्या निकालना है? के का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हमें v की वैल्यू दे रखी है? नहीं। क्या मैं निकाल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे v की वैल्यू भी निकालनी है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। कुछ भी नहीं दे रखा मुझे, है ना? तो यहाँ से मैं ये तो नहीं निकाल सकती, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या पढ़ा था मैंने? टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ वे डाउन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे डाउन। ठीक है, बस इसी लॉजिक को यूज करके अब मैं काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे डाउन निकाल सकती हूँ। टोटल मेरे पास है, क्या निकाली मैंने? ये निकाली मैंने टोटल। तो हाफ की निकाल सकती हूँ मैं। कैसे? क्योंकि मेरे पास हाइट है। तो हाफ वे डाउन पीई क्या बन जाएगा मेरा? हाफ वे डाउन पीई बन जाएगा एम जी और न्यू वाली हाइट जिसको मैं एच डैश से प्रेजेंट कर रही हूँ 40 इंटू 10 इंटू 5/2 या 2.5, जो भी आपका मन जिस हिसाब से आप लिखना चाहते हैं। किसके बराबर हो गया? 1000 जूल्स के। अब मुझे इस वाले फॉर्मूला में सारी जितनी भी वैल्यूज है उसको पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको, यहाँ पे 2000 इक्वल टू 1000 प्लस के ई एट हाफ वे डाउन। क्या हो जाएगा? क्या आंसर निकलेगा मेरा? 1000 को उधर लेके माइनस हो गया, 1000 जूल्स। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड, क्या रेट दिया है? इतना वॉट्स। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, कितनी एनर्जी को यूज कर लेता है वो? तो हमें पता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, है ना? या तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ या ये वाला। मुझे यहाँ पे पावर दे रखी है, ये पावर दे रखी है, मुझे एनर्जी निकालनी है और मुझे टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स। 10 आवर्स मुझे टाइम दिया हुआ है। अब यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे टाइम जो है आवर्स में लिया हुआ है ना, तो मैं इसको भी चेंज कर लूँगी उसी के अकॉर्डिंग, आवर्स के अकॉर्डिंग कर लूँगी। अब आवर्स के अकॉर्डिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 1000। ठीक, तो क्या बन जाएगा, पावर क्या हो जाएगी फिर मेरी यहाँ से, ये तो हो गई वॉट्स में, किलोवाट्स में बन गई ये। और टाइम क्या है मेरा, 10 आवर्स। तो यहाँ से मेरी एनर्जी क्या आ गई, एनर्जी इक्वल टू इस टाइम को उधर ले जाओगे तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा, तो पावर इनटू टाइम 15 किलोवाट आवर्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार जिसका मास क्या है 1500 kg और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो मैंने क्या पढ़ा है, वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है, और एनर्जी के 3 फॉर्मूले, के ई, पी ई, एम ई, एम ई तो नहीं लगने वाला, पी ई एम जी एच होता है, वेलोसिटी का कोई काम नहीं है ना। तो के ई का लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टॉप करना है, तो v की वैल्यू क्या हो गई 0, है ना। और u की वैल्यू क्या दी है 60 किलोमीटर पर आवर्स, जिसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू के ई वाला फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 60 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर बता दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स टुडे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and share it with your classmates. Don't forget to subscribe for more videos. अगर आपको कोई क्वेश्चन या टॉपिक समझना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। See you next time. Bye bye.